अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि 2018 में एक क्वेश्चन आया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के हवाले से, कि इसके अंदर किस तरीके से क्या पूछा गया है और क्या रिक्वायरमेंट है, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्वेश्चन में लिखा है कि बिग बैंग कंपनी स्पेशलाइजेस इन सेल्स ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स। क्वेश्चन पर जो है ग्रिप रखना ज़रूरी है कि हमारे बिग बैंग कंपनी जो भी है इसका काम क्या है। इसका काम है स्पोर्ट्स गुड्स को बेचना। ड्यूरिंग द ईयर 1,06,000 106,000 यूनिट्स वर सोल्ड, यानी ड्यूरिंग द ईयर 1,06,000 यूनिट बेचे गए फॉर अ टोटल प्राइस 8 लाख रुपीज़। अब पहले सिर्फ इन दो लाइनों में बात कर लेते हैं कि 1,06,000 यूनिट जब आपने बेचे हैं, ये सेलिंग यूनिट हैं और 8 लाख रुपए में बेचे हैं, तो एक ऐसे ही हम अगर अपनी जानकारी के तौर पे बात करें तो हमारे सामने सेल्स रेवेन्यू इन्होंने रख दिया है, जो मैंने यहाँ पहले से ही लिख दिया है। सेल्स रेवेन्यू 8 लाख रुपीज़ का है। 8 लाख रुपीज़ का सेल्स रेवेन्यू बताया है और जो यूनिट सोल्ड हुए हैं वो 1,06,000 यूनिट सोल्ड हुए हैं। तो अगर मैं निकालना चाहूँ कि मेरा एक यूनिट कितने रुपए में बिका है, यानी सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालना चाहूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 8 लाख रुपीज़ के सेल्स रेवेन्यू को डिवाइड करवा दूँगा यूनिट सोल्ड से। हालांकि ये रिक्वायरमेंट में फ़िलहाल नहीं है, रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं है, लेकिन दो लाइनों में जो ये इन्फॉर्मेशन आई है उसको देखकर हमारे माइंड में ये बात आ जानी चाहिए कि अगर कभी आगे ज़रूरत पड़ गई कि एक यूनिट कितने में बेचा गया है तो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो सेल रेवेन्यू विल बी डिवाइडेड बाय द यूनिट सोल्ड। तो 8 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय 1,06,000 यूनिट्स, तो इनको डिवाइड करवाया तो आया 7.54 पर यूनिट, यानी अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट की बात की जाए तो वो तकरीबन 7.5 है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। द इन्वेंट्री ऑन 1 जनवरी कंसिस्टेड 9,800 यूनिट्स वैल्यूड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹37,800, यानी बिगिनिंग इन्वेंट्री 9,800 यूनिट्स की है, उस पे मुश्तमिल है और उसकी जो कीमत है 37,800 है। ठीक है, यहाँ पर भी मैं यही बात कहना चाहूँगा कि अगर एक यूनिट की कीमत निकालनी पड़ जाए, यूनिट्स कितने हैं, 9,800 हैं और उनकी टोटल कॉस्ट 37,800 है, एक की कॉस्ट नहीं है, सारे यूनिट्स की कॉस्ट है, तो मैं पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकता हूँ कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करके। अच्छा, तो बिगिनिंग इन्वेंट्री हो गई सिंपल। उसके बाद परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर एज फॉलोज। परचेजेस किए हैं 20,000 यूनिट्स 4.10 के हिसाब से, 50,000 यूनिट्स 4.25 के हिसाब से, 30,000 यूनिट्स 4.18 और 10,000 यूनिट 4.80। अच्छा, ये चार परचेजेस दी हैं, लेकिन परचेजेस में एक पॉइंट बड़ा अजीब सा है कि यहाँ पे तारीख़ हमें नहीं बताई हुई। तारीख़ नहीं बताई हुई कि कौन सी तारीख़ पर हमने बेचा है, कि 20,000 यूनिट बेचे, फिर 30 बेचे, या 20,000 के बाद 50,000 यूनिट बेचे। ठीक है जी, क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। रिक्वायरमेंट नंबर 1, कंप्यूट एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स। कंप्यूट एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट, एंडिंग पर कितनी इन्वेंट्री बची है वो निकालनी है। अमाउंट नहीं निकालना है हमें, अमाउंट नहीं निकालना है इन्वेंट्री का, हमें निकालना है यूनिट कितने बचे हुए हैं एंड पर। तो आइए ज़रा इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। हमने हेडिंग लगाई कैलकुलेशन फॉर एंडिंग यूनिट्स, कैलकुलेशन फॉर एंडिंग यूनिट्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बिगिनिंग यूनिट रखने होंगे कि देखें बिगिनिंग पर कितने यूनिट थे। बिगिनिंग पर यूनिट अभी अभी हमें बताए गए थे कि 9,800 यूनिट हैं, तो हमने बिगिनिंग यूनिट रख दिए। उसके बाद हमें यहाँ पे ऐड कराना होगा परचेज्ड यूनिट्स, जितने भी आपने परचेज़ किए हैं वो परचेजेस सारी ये रही। 20,000 यूनिट ख़रीदे, 50,000 ख़रीदे, 30,000 ख़रीदे, 10,000 ख़रीदे, तो मैंने 20, 30, 50, 10 इन सबको जमा करवा दिया, तो ये टोटल बन गए 1,10,000 यूनिट्स, यानी 9,800 यूनिट तो आपके बिगिनिंग पर मौजूद थे और मज़ीद जो आपने परचेज़ किए हैं वो 1,10,000 यूनिट परचेज़ किए, और दोनों को जब आप जमा करा लेंगे तो इनको हम कहेंगे टोटल यूनिट्स अवेलेबल, या टोटल अवेलेबल यूनिट्स 1,19,800। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ से लेस करवा दूँ सोल्ड यूनिट,
1,19,800 यूनिट आपके पास मौजूद थे, पुराने और नए ख़रीदे हुए मिलाकर आपने 1,06,000 यूनिट बेच दिए हैं। ये बेचे हुए यूनिट कहाँ से पता लगे? ये सवाल की हमारी दूसरी लाइन के अंदर लिखा हुआ था कि ड्यूरिंग द ईयर 1,06,000 यूनिट पर सोल्ड, तो 119,800 टोटल अवेलेबल थे, 1,19,000 तकरीबन अवेलेबल थे, 1,06,000 यूनिट्स को हमने बेच दिया है। तो जो बाकी रह गए हैं 13,800 यूनिट, इन्हें ही हम कहेंगे एंडिंग यूनिट। दिस इज़ द आंसर ऑफ रिक्वायरमेंट नंबर फर्स्ट, कि कितने यूनिट हमारे एंडिंग पर बच गए हैं। उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन के अंदर, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। अब हमें कॉस्ट निकालनी है, एंडिंग इन्वेंट्री कितने रुपए की है। ये जो आपने यूनिट्स बता दिए हैं 13,800, ये कितने रुपए के यूनिट्स मौजूद हैं यूजिंग फीफो मेथड, लीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी तो है, लेकिन इन्वेंट्री वैल्यूएशन के क्वेश्चन को करने के दो सिस्टम होते हैं, परपीचुअल सिस्टम और पीरियोडिक में। ठीक है जी, अब हमें यहाँ क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया कि परपीचुअल से करना है या पीरियोडिक से करना है। देखिए, परपीचुअल से करना होता तो हमें लाजमी यहाँ पर तारीख़ों का हिसाब किताब बताया जाता कि हमने कौन से यूनिट किस तारीख पे ख़रीदे हैं। हमें यहाँ पे 4 परचेज़ दी हुई हैं, लेकिन हमें इसकी ख़रीदने की तारीख़ें नहीं मालूम। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि जब भी आपको परचेज़ और सेल्स की तारीख़ें वगैरह ना दी जाएँ तो आप समझ जाएँ वो परपीचुअल नहीं है बल्कि वो पीरियोडिक है। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम से हमें ये काम करना होगा, और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में सॉल्यूशन करने से पहले आपको एक काम ये करना पड़ता है, दैट प्रिपरेशन ऑफ शेड्यूल ऑफ टोटल कॉस्ट, कि आपको पहले टोटल कॉस्ट का शेड्यूल बनाना पड़ता है। देन आप ये बता पाते हो कि जो माल बेचा है उसकी कॉस्ट क्या थी, जो बच गया है उसकी कॉस्ट क्या थी। सो सेकंड रिक्वायरमेंट करने से पहले हम लोग क्या बनाएंगे, शेड्यूल ऑफ टोटल कॉस्ट। एंड हाउ टू प्रिपेयर द शेड्यूल ऑफ टोटल कॉस्ट, ये बात हमने पिछले लेक्चर्स में सीखी है। वेरी सिंपल सर, बिगिनिंग इन्वेंट्री और ऑल परचेजेस को आप क्वांटिटी रेट अमाउंट करके लिख लें। तो बिगिनिंग इन्वेंट्री की यूनिट तो आपको मालूम है 9,800 यूनिट, यहाँ से भी ले सकते हैं। और इनका रेट हमें नहीं पता था, इनका रेट हमें नहीं पता था। आप सवाल में देख सकते हैं 9,800 यूनिट थे 1 जनवरी पर, वैल्यू एट अ कॉस्ट ऑफ 37,800। अमाउंट हमें दिया हुआ था, रेट नहीं था। तो हमने क्या किया, रेट कैसे निकाला, अमाउंट को ऊपर रखा, यानी कॉस्ट को 37,800 को, और डिवाइड करा दिया हमने क्वांटिटी से, जो कि क्वांटिटी थी 9,800। तो इस तरीके से ये तकरीबन 4, मैंने इसको राउंड किया हुआ है, तकरीबन 3.9 ऑलमोस्ट ये अमाउंट है, मैंने इसको राउंड किया हुआ था। आप राउंड कर लें या 1 पॉइंट 2 पॉइंट तक ले लें, कोई इशू की बात नहीं है, इस पर कोई टेंशन नहीं है। तो याद रहे, अगर क्वांटिटी ना हो तो अमाउंट विल बी डिवाइडेड बाय रेट, और अगर रेट ना हो तो अमाउंट विल बी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। दोनों सूरतों में आपका अमाउंट ऊपर रहेगा, और रेट से डिवाइड करके क्वांटिटी निकाल सकते हैं, क्वांटिटी से डिवाइड करके रेट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर अमाउंट ही ना हो तो क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करा के हम अमाउंट निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने सारी परचेजेस लाइन से ले ली है, 20,000, 30,000 हमने लाइन से लिया है, 20,000, 30,000, 50,000 और 10,000 क्वांटिटी आ गई सारी परचेज़ की। इनके रेट हमें दिए हुए हैं, हमें रेट निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई करवा के अमाउंट निकाला। 20,000 को 4.1 से मल्टीप्लाई कराया, 82,000 आ गया, एंड सो ऑन। उसके बाद हमने क्वांटिटीज़ का टोटल किया, तो टोटल क्वांटिटी या टोटल यूनिट आ गए 1,19,800, और अमाउंट का टोटल किया तो आ गया 505,700। और हमें ये मालूम है कि हमने यूनिट सोल्ड किए 1,06,000, तो यहाँ से भी हमने देख लिया 1,06,000 यूनिट, इसमें से यूनिट की क्वांटिटीज़ में निकाल दिए, तो 13,800 एंडिंग पे बच गए हैं। तो ये हमारा शेड्यूल तैयार हो गया है। अब हम कॉस्ट निकालने की जानिब बढ़ेंगे। देखिए जी, कॉस्ट ऑफ एंडिंग यूनिट निकालने के लिए पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि एंडिंग पर यूनिट जो बचते हैं वो किस हिसाब से बचते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट की अगर बात करें, तो अगर मैं फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट से माल बेचना शुरू करूं, तो मेरा ये फर्स्ट से माल मेरा चल रहा है ये बिकना शुरू हो जाएगा, और बच जाएगा एंड वाला। एंड में जो ख़रीदा हुआ है वो वाला माल बच जाएगा। आई रिपीट,
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से जब माल बेचा जाता है तो ऑब्वियसली ये शुरुआती माल बेचा जाता है और जो बच जाता है वो आखिर का माल बच जाता है। तो अगर मुझे फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट से आखिर के माल की वैल्यू निकालनी है, एंड पे बचे हुए माल की वैल्यू निकालनी है, तो 13,800 यूनिट कहाँ से बचे होंगे पहले ये सोचना पड़ेगा। क्या 13,000 यूनिट जो है वो शुरू से फर्स्ट में से बचे होंगे या लास्ट में से बचे होंगे? सर अगर फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत माल बेचा गया है तो फर्स्ट वाला माल बिक गया होगा, एंड वाला माल बच गया होगा। तो ये जो 13,800 यूनिट बचे हैं वो एंड में से बचे हुए हैं, तो मुझे एंड में से 13,800 की गिनती करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब 10,000 यूनिट तो यही वाले बचे हैं 4.8 के हिसाब से, और ये 50,000 के अंदर से कुछ बकाया यूनिट हमारे रह गए हैं। सही, तो 13,800 यूनिट में से 10,800 यूनिट तो पता लग गए, अब रह कितने गए? 3,800। वो 3,800 इस 50,000 की क्वांटिटी के अंदर से बचे होंगे। कैसे सर? क्योंकि बाकी ऊपर से 9,800 पहले बिक गया होगा, 20,800 पहले बिक गया होगा, 30,000 यूनिट ये बिक गया होगा, और 50,000 के अंदर से 3,800 को छोड़कर बाकी सारा बिक गया होगा। ठीक है, इसीलिए 50,000 के अंदर से 3,800 यूनिट रह गए और 10,000 ये वाले रह गए। तो 3,800 यूनिट का रेट लगेगा 4.25, जो कि ये मैंने लगा दिया है, और 10,000 यूनिट का रेट लगेगा 4.8, और बाकी क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करा के ये अमाउंट आया 16,150, और 10,000 को 4.8 से मल्टीप्लाई करा कर आया 48,000। अब मैंने अमाउंट को टोटल किया 64,150 आ गया, और क्वांटिटी का टोटल किया 13,800 आ गया। तो ये मेरा जवाब है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंडिंग अंडर फीफो 64,150। दिस इज़ द आंसर। अब इसका उलट मामला करना होगा आपको लीफो में। लीफो में ये सोचना होगा सर लीफो में हम जब सोल्ड करते हैं यूनिट तो कौन से वाले यूनिट सोल्ड हो जाते हैं? क्या फ़र्स्ट वाले सोल्ड होते हैं या लास्ट वाले होते हैं? द आंसर इज सर लास्ट से होना शुरू हो जाते हैं। ये आखिर की लाइन से बेचना शुरू करते हैं तो बचेंगे कौन से वाले यूनिट? बिगिनिंग वालों में से बच जाएंगे। ऊपर वाले यूनिट की तरफ से यूनिट एंडिंग बचेंगे हमारे पास। तो 13,800 कहाँ से बचेंगे सर? 13,800 में 9,800 तो यही होंगे, और जितने कम पड़ रहे हैं वो इस पैकेट के अंदर से बचे होंगे। तो 9,800 का रेट 3.9 हमने ले लिया। 3.9 यानी यहाँ पर समझ लो हमने राउंड किया हुआ था, तो 3.9 मैंने ले लिया, और 20,000 के अंदर से रिमेनिंग यानी 4,000 बच गए, तो उनका रेट 4.1 ले लिया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा कर ये अमाउंट हमारे पास आ गए। तो मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, 38,220 आ गया, और 4,000 को 4.1 से मल्टीप्लाई कराया 16,400 आ गया। दोनों का समअप करा लिया 54,620। सो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंडिंग $54,620। वेटेड एवरेज से भी इन्होंने कहा है, तो देखें वेटेड एवरेज का तरीका क्या होता है। पहले हेडिंग डाल दी हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंडिंग बाय वेटेड एवरेज मेथड। एंडिंग के यूनिट 13,800 हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज रेट टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंडिंग। हाउ टू फाइंड आउट द रेट? सर इसी शेड्यूल के अंदर से जो टोटल अमाउंट है, हमारा टोटल अमाउंट है, या यूँ कह लें टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट विल बी डिवाइडेड बाय द टोटल यूनिट्स। तो अगर मैं अपनी टोटल कॉस्ट को, जितने पुराने और सारे परचेज़ किए हुए ये मेरे पास यूनिट्स हैं, उन सब की कॉस्ट को मैंने जमा किया हुआ है 505,700, अगर मैं उसको डिवाइड करवा दूँ टोटल यूनिट से, जो कि टोटल यूनिट है 119,800, तो मेरे पास आ जाएगा एक अदद एवरेज रेट 4.221। इसी रेट से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाली जानी है अगर मांगी गई है, और इसी रेट से बचा हुआ माल उसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमने एक रेट निकाल लिया कि हमारा हर एक यूनिट 4.221 रुपीज़ का है। तो जो बचा हुआ माल है वो भी हर एक इतने का ही होगा। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंडिंग के लिए हमने यूनिट्स एंडिंग को मल्टीप्लाई करवाना है इसी रेट से। यूनिट्स एंडिंग 13,800 है और मल्टीप्लाई बाय 4.2212, तो मल्टीप्लाई करवाया गया तो 58,253। दिस इज़ आवर आंसर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये सीखा कि सबसे पहले यूनिट्स एंडिंग की कैलकुलेशन करते हैं हम यहाँ पर, और फिर उसके बाद जो यूनिट एंडिंग है उसको फीफो लीफो और वेटेड एवरेज से उनकी कॉस्ट को निकाला गया है। सब आपके सामने है, इस लेक्चर को अच्छी तरह देख लीजिए। इसके बी पार्ट पे इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये ए पार्ट इसका अच्छी तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया है।